सेतु प्रकाशन अपने कार्यक्रमों में अनौपचारिक होने के लिए, अगर अशोक जी की भाषा से एक शब्द चुरा लूँ तो कुख्यात है। तो वैसे ही अनौपचारिकता का निर्वाह हम लोग आज भी करेंगे। इसके बाद श्री ज्योतिष जोशी को आमंत्रित करता हूँ कि वो नेमीचंद जैन की डायरी रोजनामचा के संदर्भ से अपनी बात। आदरणीय अशोक जी, साथी वक्ता और आप सब, नेमी जी की इस डायरी पर यानी रोजनामचा पर बोलना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। कठिन इस अर्थ में कि आप जिस व्यक्ति को थोड़ा अधिक जानते हैं या थोड़ा जानते ही हैं, तो उस पर आप कुछ बोले या लिखें वो आपके लिए बहुत सहज नहीं रहता। नेमी जी की रचनावली का संपादन करते वक्त भी ये सोचा गया था कि इस डायरी को उसमें रखा जाए, और उस बीच भी कई दफ़ा इसको हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ों के हम साक्षी भी रहे हैं। हम मुश्किल से 10-12 मिनट का वक्त लेंगे, लेकिन 3 टुकड़ों में अपनी बात रखेंगे। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्र की तरह, संस्मरण की तरह, यात्रा वृतांत की तरह, रिपोर्टाज की तरह डायरी, रोजनामचा या दैनंदिनी भी पश्चिम से आई हुई विधा है। और हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से सबसे पहले श्री राम शर्मा की डायरी, सेवाग्राम की डायरी 1946 में छपी मिलती है। इसके बाद इस दिशा में बहुत लोगों ने काम किया और डायरी शैली का प्रभाव इस हद तक पड़ा कि बहुत सारे उपन्यास भी डायरी शैली में लिखे गए, जिसमें स्वयं जिन पे मेरा काम थोड़ा बहुत है, जैनन जी पर, जैनन जी के 2-3 उपन्यास डायरी शैली में हैं और अनेक लोगों ने डायरी शैली में उपन्यास लिखे। तो डायरी, और जाहिर है आरंभ में अमिताभ राय ने आपसे बात करते हुए इसको साझा किया था कि जो कथेतर विधाएं हैं उनका संबंध अधिक से अधिक वास्तविकता से है। मैं जानबूझ के यथार्थ का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उस वास्तविकता से है जिससे आपका नित्य प्रति का साबका पड़ता है, आपके जीवन का पड़ता है, आपके समाज का पड़ता है, और बहुत कुछ छुपाने को रह जाता है। हालांकि एक लेखक के नाते तो मैं कह ही सकता हूँ कि लेखक चाहे तो बहुत कुछ छुपा लेता है और छुपाया जा सकता है। भाषा की ओट में बहुत सारे पाखंडों के गुंजाइश फिर भी बनी रहती है, लेकिन कथा के मुकाबले या एक सीमा तक कविता के मुकाबले भी जो दूसरी विधाएं हैं उसमें अपने को छुपा पाना कम आसान होता है। उसमें बात तो करनी पड़ती है, और अगर उसमें आप साहस न कर सकें तो उस विधा का चयन ही क्यों करेंगे। नेमी जी की डायरी की जब मैं बात करूं तो आद्योपांत आप पाएंगे खुद पढ़ते हुए भी कि उनके व्यक्तित्व के अनुरूप एक अकेलापन, एक अवसाद, एक चिंता, और बार बार जो उनके खास बातचीत में भी उनके कुछ सधे हुए से शब्द थे, किंतु परंतु शायद, दुष्चक्र, इन सब की बार बार पुनरावृत्ति होती है। और जीवन में बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, और एक नितांत संपन्न परिवार के व्यक्ति थे वे, और उन्होंने अकेला रहना स्वीकार करते हुए बहुत तरह की परिस्थितियों से मुकाबला किया। तो सब कुछ इसमें मिलेगा इस रोजनामचा में। ये रोजनामचा 1939 से शुरू होता है और 2005 तक
जो उनका मृत्यु वर्ष है उस वर्ष तक ये रोजनामचा जारी रहता है। बीच बीच में कई ऐसे बरस आते हैं जो दृश्य से ओझल हो गए हैं, 10 बरस 12 बरस बीच बीच में। कहीं कहीं कुछ कुछ वर्षों में नेमी जी डायरी लिखते भी हैं, लेकिन कुछ खास, आज कहीं जाना है, आज कहीं आना है, आज हमने ये किताब पढ़ी, आज हमको ये काम करना है। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने विस्तार से जिन चीज़ों पे बात की है, उसमें आप देखिए कि इस रोजनामचा में एक बड़ा हिस्सा यात्रा वृतांत का है। 4 बड़ी विदेश यात्राएं उनकी हैं। और हमारे यहाँ तो ये है, हिंदी लेखक तो एक किसी शहर में जाते हैं 4 दिन के लिए, तो लौट के आके पूरी किताब लिख देते हैं। और 4 विदेश यात्राओं में मेरा ख्याल है लगभग अमेरिका से लेके यूरोप के लगभग 30-35 शहर होंगे, और वो यात्राएं महीनों चली हैं। लेकिन वो उनको पढ़ते हुए ये लगता है कि इतना कम में क्यों लिखा आपने, नेमी जी ने। लेकिन ये है कि उन वृतांतों को पढ़ते हुए ये देखा वो देखा वाली बात नहीं है। वो सब सारी यात्राएं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विमर्शों के तहत हुई। कहीं नाटक पर बहस हो रही है, कहीं संस्कृति पर, कहीं संगीत पर, कहीं कला पर, और किसी न किसी भूमिका में नेमी जी वहाँ गए हैं और उन्होंने लंबी बात की है, जिरह की है। और ऐसे पश्चिम के भी बहुत सारे अंतर्विरोधों को हमारे सामने रखा है जिनको हम नहीं जानते। अब जैसे ये देखिए कि 20 मई 1988 को बाड होमबुर्ग नाम के एक शहर में नाट्य चिंतन पर एक बड़ा विमर्श चल रहा है, और उसमें एक यूरोपीय रंग चिंतक ने अपना निबंध पढ़ा और उस पर परिसंवाद करते हुए एक व्यक्ति ने ब्रेख्त के संदर्भ में ब्रेख्त के रंग चिंतन को नाकाफी बताते हुए कहा कि ब्रेख्त का समूचा रंग चिंतन पूरब से यानी समेकित रूप से एशिया से अपरिचित है, और पूरब के लोग या एशिया के लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए ब्रेख्त को ज्यादा महत्व देते हैं। और उस व्यक्ति से नेमी जी की लंबी बातचीत होती है और वो बताता है संदर्भों के साथ। इसी तरह से इस डायरी में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रामचंद्रन की सिंहावलोकन प्रदर्शनी लगी हुई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, और नेमी जी आते हैं और पूरे 2.5 पेज का 2.5 पृष्ठ का लंबा अवलोकन है। और मेरा ख्याल है कि रामचंद्रन पर इतनी सुंदर समीक्षा मैंने कम पढ़ी है। वो लिखते हैं, जैनेंद्र मरते हैं तो जैनेंद्र के निधन पर वो अफसोस जाहिर करते हैं कि जितने लोगों को होना चाहिए था उनकी अंत्येष्टि में नहीं थे, और जैनेंद्र का महत्व कितना बड़ा था और हमने क्या खो दिया है। उसी तरह से द्विवेदी जी के निधन पर वो मौजूद होते हैं और वो बात करते हैं। ऐसे अनेक वृतांत हैं। तमाम वृतांतों को सहेजते हुए रोजनामचा को उसके पूरे वितान में हम देखेंगे तो मैंने जैसा पहले कहा कि इसमें यात्रा वृतांत है, इसमें संस्मरण है, इसमें पत्र साहित्य की भी झलक मिलेगी, इसमें डायरी तो है ही, और इसमें गहरा साहित्यिक और सांस्कृतिक विमर्श भी मिलेगा, और बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे। अब इसमें जहाँ जहाँ निर्मल वर्मा से, जगदीश स्वामीनाथन से, अनमोल विलानी से, तमाम लोगों से जो नेमी जी की बहसें हुई हैं, अब वो
मार्क्सवाद को लेके जिस तरह की झुंझलाहट बाद के दिनों में निर्मल जी दिखाने लगे थे, उस पर भी बड़ी कोफ्त दिखाते हैं नेमी जी। अज्ञे से इसी तरह के संवाद हैं, शमशेर जी को लेके बहुत सारी बातें हैं। और इस पूरे प्रसंग से गुजरते हुए नेमी जी का जो अपना परिवार है, किन किन परिस्थितियों में परिवार आगे बढ़ा है, बाद में परिवार में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सामने आता है, उसमें कैसे नेमी जी के ही बाबूजी और अम्मा उसमें अवरोध बनते हैं, उस पर पीड़ा है, उनको भी बचाना है, उनकी मर्यादा की भी रक्षा करनी है, और अपने बच्चों को भी अपने मन का करने देना है कि उन्हें न लगे कि वो पराधीन हैं अपने निर्णय में। ये सब देखना एक किताब में, रोजनामचा में, और तब देखना जब बार बार नेमी जी इतना सतर्क हैं किसी भी लेखक पर लिखते हुए, किसी भी कवि पर लिखते हुए, किसी को याद करते हुए इतना सतर्क हैं कि वो याद दिलाते हैं आपको, अपने को ही याद दिलाते हैं। वो तो नहीं चाहते थे जीते जी कि ये चीजें छपे, दो चार 10 जगह ही कुछ पन्ने इसके छपे, तो अपने को याद दिलाते हैं कि अमुक पे मैंने लिखा है और मैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ उससे भिन्न नहीं हूँ, उससे भिन्न मेरी राय नहीं हो सकती। तो इस तरह से भी वो सतर्क और सचेत हैं, और इस तरह से भी पाठकों को और लेखकों को भी एक तरह से नसीहत भी देते हैं कि बार बार आपको राय बदल देने की छूट नहीं है। ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसके बारे में आपने क्या लिखा है, क्या कहा है, क्या महसूस किया है। एक बात और मेरा ख्याल है, कहने को तो बहुत मेरे पास है लेकिन वक्त की कमी है, और इसका ख्याल तो मुझे भी रखना पड़ेगा बाकी वक्ताओं की तरह। बार बार जो उलझन का शिकार होते हैं नेमी जी, डायरी लिखना बंद हो जाती है, दूसरे कामों में फंस जाते हैं, और ये अक्सर होता है। अच्छा, मैं स्वयं उनके साथ काम कर चुका हूं तो मुझे पता है कि ऐसा उनके स्वभाव में था। एक जगह उन्होंने लिखा है 22 अप्रैल 1988 को, उसकी 2-4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। उनकी जो अपनी उलझन है उसके बारे में। तो कई बार लगता है कि यह उलझन असमंजस या किसी भी बात के, प्रश्न के या संदर्भ के निर्णय बिंदु तक न पहुंच पाना थोड़ा सा उनके लिए हमेशा कठिन रहा है। यहाँ लिखा है उन्होंने, बहुत दिनों बाद फिर यह रोजनामचा शुरू कर रहा हूँ। क्यों? कारण ठीक साफ नहीं है, पर रोज या अक्सर ऐसा कुछ होता रहता है जिसकी कोई टीप रखी जानी चाहिए। ऐसा लगता है कई तरह के लोगों से भेंट हो जाती है, लोग मिलने आ जाते हैं, कभी कुछ पढ़ा जाता है जिसकी लकीर सी देर तक मन पर खिंची रहती है, या कोई संगीत या प्रदर्शन या कुछ भी। शायद ये सभी बातें हैं, पर ये हमेशा ही तो रही हैं, पर मैं कभी नियमित लिख नहीं पाता। एक कारण शायद यह भी हो कि अपना अकेले में सामना करने में घबराहट होती है। एक हद तक उस प्रक्रिया में ही तो मैं कविता या कहानी की जगह आलोचना लिखने लगा था, और फिर उसी में जकड़ गया। मगर अब उम्र के इन आखिरी वर्षों या कौन जाने महीनों, दिनों में कविता या सृजनात्मक अंतरंग लेखन की तरफ लौट सकता हूँ। मुश्किल है, फिर भी कभी कभी कोशिश करने में क्या हर्ज है। और किसी के लिए नहीं तो अपने लिए तो कुछ लिख ही सकता हूँ, इससे मुमकिन है कुछ ज़्यादा सुकून मिले। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर विस्तार से कहने में मुझे लगता है कि समय जाएगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अपने समय की राजनीति को, अपने समय की संस्कृति को इतने बड़े विस्तार में आपको इसमें आपातकाल पर भी
नेमी जी की टिप मिलेगी तो जनता सरकार के आगमन पर भी मिलेगी, जयप्रकाश नारायण पर भी उनकी राय है, तो इंदिरा गांधी पर भी उनकी राय है। और बाद में जिस तरह से राजनीति बदलती चली गई है और उसके सामने देश का भविष्य कुछ अंधेरा सा दिखने लगा है, उस पर भी उनकी चिंता है। तो इसके साथ साथ अपने समय को, अपनी संस्कृति को, अपने कला समय को, अपने साहित्य लेखन या साहित्य संसार को, अपने समय की आलोचना को, और जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनके खात्मे पर, उनके ह्रास पर, और जिस तरह से अवसरवादिता घर कर रही है हम पर, इन तमाम चीज़ों पर बहुत गहरा विमर्श है। मैं केवल इसको रोजनामचा कह के छुट्टी पा लेने के पक्ष में नहीं हूँ। अनेक विधाओं के संकलन से और सबकी आवाजाही से ये रोजनामचा तैयार हुई है, और नेमी जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानने के लिए ये रोजनामचा महत्वपूर्ण है, तो अपने समय के साहित्य और संस्कृति को भी जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इतना ही कह के मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। ज्योतिष जी का भी बेहद आभार।